हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 9th। स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास 9th सोशल साइंस सीरीज में। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। तो हम इस पूरे चैप्टर को बहुत ही अच्छे विजुअल्स और एनिमेशन की हेल्प से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सभी से एक छोटा सा सवाल है। कभी सोचा है कि अगर दुनिया में ना कोई गवर्नमेंट होती, ना स्कूल, ना पुलिस, ना मार्केट और ना ही कोई रूल्स, तो हमारी लाइफ कैसी होती? या फिर कभी ये सोचा है कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वो इतनी ऑर्गेनाइज कैसे है? हमारे आसपास की दुनिया ऐसी ही क्यों है? हमारा हिस्ट्री से क्या कनेक्शन है? इन्वायरमेंट हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट करते हैं? और इकोनॉमी और गवर्नमेंट का हमारी डेली लाइफ से क्या रिलेशन है? इन सभी सवालों के जवाब हमें एक ही सब्जेक्ट देता है, वो है सोशल साइंस। दोस्तों, क्लास 6 से 8 तक हमने सोशल साइंस को बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के थ्रू पढ़ा। हमने किंगडम्स देखे, सिविलाइजेशंस के बारे में जाना, मैप्स एक्सप्लोर किए और सोसाइटी से जुड़ी कई बातें सीखी। लेकिन अब हम क्लास 9th में आ चुके हैं और यहाँ से हमारी जर्नी और भी एक्साइटिंग होने वाली है। अब हम सिर्फ यह नहीं जानेंगे कि क्या हुआ, बल्कि यह भी समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसका हमारी आज की लाइफ पर क्या असर पड़ा। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि सोशल साइंस एक्चुअली में क्या होता है, यह इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और इसे पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहले जान लेते हैं सोशल साइंस क्या होता है। सोशल साइंस इंसान और उसके समाज का स्टडी है। यह हमें बताता है कि लोग एक सोसाइटी में कैसे रहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे काम करते हैं और हमारी लाइफ को कौन कौन सी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है। यह सब्जेक्ट हमें बताता है कि हमारा इन्वायरमेंट हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है, गवर्नमेंट देश को कैसे चलाती है, इकनॉमी यानी पैसा, बिजनेस और जॉब्स का सिस्टम कैसे काम करता है और हिस्ट्री के इवेंट्स ने आज की दुनिया को कैसे सेव दिया है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी नेचर्स के रूल्स को समझने में हमारी मदद करती है, वैसे ही सोशल साइंस हमें सोसाइटी के रूल्स और ह्यूमन बिहेवियर को समझना सिखाती है। यह सिर्फ फैक्ट्स या डेट याद करने का सब्जेक्ट नहीं है, यह हमें सोचना, सवाल पूछना और हर चीज़ के पीछे के रीजन को समझना सिखाती है। सोशल साइंस इन एवरीडे लाइफ। सोचो, आपके एक नॉर्मल दिन की शुरुआत कैसे होती है। सुबह आप जिस घर में उठते हैं वो घर अलग अलग जगहों से लाए गए मटेरियल से बना होता है। जो खाना आप खाते हैं वो भी देश के कई अलग अलग हिस्सों से आते हैं, लेकिन उस खाने के आपकी प्लेट तक पहुंचने से पहले बहुत सारे लोगों की मेहनत जुड़ी होती है। किसान उसे उगाते हैं, फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, मार्केट में खरीदा और बेचा जाता है, तब जाकर वो आपकी प्लेट तक पहुँचता है। जब आप स्कूल या किसी और जगह जाते हैं तो आप उन रोड्स पर ट्रेवल करते हैं जिन्हें गवर्नमेंट प्लान करती है और उन्हें मेंटेन भी करती है। आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसका एजुकेशन सिस्टम भी गवर्नमेंट की एजुकेशनल पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग चलता है। और सोचिए, जो इलेक्ट्रिसिटी आप घर में यूज करते हैं वो आपके घर में नहीं बनती, वो दूर स्थित पावर स्टेशंस में जनरेट होती है और एक बहुत बड़े और कम्प्लेक्स नेटवर्क के थ्रू आपके घर तक पहुँचती है। यानी हमारी रोज़ की छोटी से छोटी एक्टिविटीज़ भी गवर्नमेंट, इकनॉमी, सोसाइटी और इन्वायरमेंट से जुड़ी होती है। लेकिन दोस्तों, ज़रा अपने घर से बाहर निकलकर पूरी दुनिया के बारे में सोचिए। कभी सोचा है कुछ लोग बड़े बड़े शहरों में क्यों रहते हैं जबकि कुछ लोग छोटे छोटे गांव में रहते हैं? अलग अलग कम्युनिटीज़ अलग अलग लैंग्वेज क्यों बोलती है और उनकी ट्रेडिशन इतनी डिफरेंट क्यों होती है? कुछ रीजन्स में फार्मिंग सबसे बड़ा ऑक्यूपेशन क्यों होता है जबकि कुछ जगहों पर इंडस्ट्रीज़ और ट्रेड ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं? गवर्नमेंट ऐसे डिसीजंस कैसे लेती है जो एक साथ करोड़ों लोगों की लाइफ को अफेक्ट करते हैं? कुछ एरियाज़ में बार बार फ्लड क्यों आते हैं? कुछ रीजन्स में एग्रीकल्चर बहुत अच्छी होती है जबकि दूसरी जगहों पर फार्मिंग करना मुश्किल क्यों होता है? और आजकल जिस क्लाइमेट चेंज की इतनी बात होती है वो हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं? ये सारे सवाल हमें बताते हैं कि सोसाइटी किसी चांस या एक्सीडेंट से नहीं चलती। सोसाइटी को हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंस्टीट्यूशंस, नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमंस के डिसीजन मिलकर सेव करते हैं। सोशल साइंस हमें इन्हीं सवालों के आंसर्स ढूंढने में हेल्प करती है। इसमें हम ऑब्जर्वेशन, एविडेंस और लॉजिकल रीजनिंग का यूज करके समझते हैं कि हमारा समाज कैसे काम करता है। आपके रोज के एक्सपीरियंसेस और आपके आसपास के होने वाले चेंजेस यह दिखाते हैं कि सोशल साइंस लोगों, प्लेसेस और सिस्टम के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाता है। ऐसी सिंपल ऑब्जर्वेशंस की वजह से हमें समझ आता है कि सोसाइटी अलग अलग टुकड़ों का एक कलेक्शन नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़ी हुई एक बड़ी कहानी है। अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी थ्रू टाइम एंड ट्रेडिशंस। दोस्तों, आज हम जिस सोसाइटी में रहते हैं क्या वो हमेशा से ऐसी ही थी? बिल्कुल नहीं। हज़ारों साल पहले इंसान की लाइफ आज से बिल्कुल अलग थी।
उस समय लोग अपनी सर्वाइवल के लिए पूरी तरह से नेचर पर डिपेंड करते थे। धीरे धीरे इंसान ने फार्मिंग करना सीखा, जानवरों को पालना शुरू किया, नए टूल्स बनाए, सामान का एक्सचेंज करना सीखा और छोटी छोटी सेटलमेंट्स बसानी शुरू की। समय के साथ सेटलमेंट्स गांव बने, गांव कस्बों में बदला और फिर कस्बे बड़े बड़े शहरों में बदल गया। इसी दौरान नए इन्वेंशंस हुए, नए आइडियाज़ आए और अलग अलग कल्चर्स के लोग एक दूसरे से कांटेक्ट में आए। इन सभी चीज़ों ने मिलकर इंसान के जीने का तरीका पूरी तरह से बदल दिया। लेकिन एक सवाल उठता है, इंसान ने इतनी सारी चीज़ों को समझा कैसे? इसका जवाब हमारी भारतीय नॉलेज ट्रेडिशन में छुपा हुआ है। प्राचीन भारत के स्कॉलर्स और थिंकर्स मानते थे कि किसी भी बात को समझने का सबसे अच्छा तरीका है क्वेश्चंस पूछना, डिस्कशन करना और लॉजिकल रीजनिंग का यूज करना। वह सिर्फ किसी बात को मान नहीं लेते थे, बल्कि ऑब्जर्वेशन, डीप थिंकिंग और डायलॉग के थ्रू नॉलेज को एक्सप्लोर करते थे। इसी ट्रेडिशन का एक बहुत फेमस कंसेप्ट है पंच महाभूतास, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इस कंसेप्ट के हिसाब से नेचर की ये 5 फोर्सेस एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और इंसान भी इसी इंटरकनेक्टेड सिस्टम का एक हिस्सा है। इसका मतलब ये हुआ कि इन्वायरमेंट हमारी लाइफ को हर एस्पेक्ट से इन्फ्लुएंस करता है। लोग कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे घर बनाते हैं, क्या खाना खाते हैं और अपनी हेल्थ का ध्यान कैसे रखते हैं। और आज जब हम क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, तब भी ये आइडिया उतना ही रेलिवेंट है। इसी तरह भारतीय सोच का एक और बहुत सुंदर विचार है वसुधैव कुटुंबकम, जिसका मतलब है पूरी दुनिया एक परिवार है। यह आइडिया हमें बताता है कि दुनिया के अलग अलग देश, लोग और कल्चर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज के ग्लोबल वर्ल्ड में भी हम इसी इंटरडिपेंडेंस को देखते हैं, जहां एक देश में होने वाली घटना दूसरे देशों को भी अफेक्ट करती है। अब बात करते हैं गवर्नेंस यानी देश चलाने की। लगभग 2300 साल पहले कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नाम की एक फेमस बुक लिखी। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्सेशन, इकोनॉमी और रूलर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में डिटेल में बताया गया था। इससे हमें पता चलता है कि सोसाइटी, गवर्नमेंट और इकोनॉमी को साइंटिफिक तरीके से समझने की शुरुआत मॉडर्न सोशल साइंस से बहुत पहले हो चुकी थी। दोस्तों, यही पुरानी नॉलेज ट्रेडिशंस आज की मॉडर्न सोशल साइंस की फाउंडेशन है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आज सोशल साइंटिस्ट नए टूल्स और साइंटिफिक मेथड्स का यूज करते हैं। इसी वजह से सोशल साइंस हमें सिर्फ यह नहीं बताता कि पास्ट में क्या हुआ, बल्कि यह भी समझाता है कि क्या बदला, क्या आज भी वैसे ही है और हमारा पास्ट हमारे प्रेजेंट को कैसे सेव करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज हम जो डिसीजंस ले रहे हैं वही कल हमारे फ्यूचर और आने वाली सोसाइटी को सेव देंगे। यही सोशल साइंस का असली पर्पस है। सोशल साइंस एज ए स्टडी ऑफ डिसिप्लिन्स। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, सोसाइटी बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, इसलिए कोई भी एक सब्जेक्ट अकेला सोसाइटी को पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता। चलिए एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए किसी रीजन में ड्रॉट यानी सूखा पड़ गया। अब पहली नज़र में लगेगा कि यह सिर्फ इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम है, लेकिन जब हम इसे ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि इसका असर इन्वायरमेंट तक ही सीमित नहीं रहता। सूखे की वजह से क्रॉप्स खराब हो जाती हैं, इससे फार्मर्स की इनकम कम हो जाती है, गवर्नमेंट को रिलीफ स्कीम्स और फाइनेंशियल हेल्प देनी पड़ती है। कई लोग रोजगार की तलाश में गांव छोड़कर शहरों की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं और लोग अपनी पुरानी ट्रेडिशंस और लोकल नॉलेज का यूज करके पानी की कमी का सामना करने की कोशिश करते हैं। यानी एक ही इवेंट ने इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, सोसाइटी और कल्चर सब पर असर डाला। इसीलिए किसी भी सोशल प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें उसे अलग अलग एंगल से देखना पड़ता है। इसी वजह से सोशल साइंस एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं है, यह कई डिसिप्लिन्स का एक ग्रुप है, जहां हर डिसिप्लिन सोसाइटी के अलग अलग एस्पेक्ट को स्टडी कराती है। जब यह सब मिलकर काम करती है, तब हमें सोसाइटी की एक कंप्लीट पिक्चर समझ में आती है। क्लास 9th और 10th में सोशल साइंस को मेनली 4 मेजर डिसिप्लिन्स के थ्रू पढ़ाया जाता है। फर्स्ट है जियोग्राफी। जियोग्राफी हमें अर्थ, उसके फिजिकल फीचर्स, इन्वायरमेंट, इंसान और नेचर के बीच के रिलेशनशिप के बारे में बताती है। यानी लोग किस जगह रहते हैं, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, रिवर, माउंटेन्स और फॉरेस्ट उनकी लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, यह सब जियोग्राफी का पार्ट है। हिस्ट्री हमें इंसान के पास्ट की कहानी बताती है। यह हमें समझाती है कि अलग अलग सिविलाइजेशंस कैसे बनी, किंगडम्स कैसे उठी और गिरी, और पुरानी ग्रंथों ने आज की दुनिया को कैसे शेप दिया। पॉलिटिकल साइंस हमें गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी को समझना सिखाती है। इसमें हम पढ़ते हैं कि देश कैसे चलाया जाता है, लॉज कैसे बनते हैं, इलेक्शंस कैसे होते हैं और सिटीजन्स के राइट और ड्यूटीज़ क्या होते हैं। इकोनॉमिक्स हमें बताती है कि लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज का यूज कैसे करते हैं, यानी पैसा कैसे कमाया जाता है, गुड्स और सर्विसेज कैसे प्रोड्यूस होते हैं, मार्केट कैसे काम करता है और इकोनॉमी किसी देश की प्रोग्रेस को कैसे अफेक्ट करती है।
दोस्तों, इन चारों डिसिप्लिन्स के अपने अपने क्वेश्चंस और अपना फोकस होता है, लेकिन एक बात कॉमन है, यह सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जब हम जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स को साथ में पढ़ते हैं, तब हमें सोसाइटी की एक कंप्लीट और क्लियर पिक्चर दिखाई देती है। तो अब अगले सेक्शंस में हम इन चारों डिसिप्लिन्स को एक एक करके डिटेल में समझेंगे और देखेंगे कि यह हमारी डेली लाइफ से कैसे जुड़े हुए हैं। जियोग्राफी, सिंपल वर्ड्स में जियोग्राफी अर्थ और उस पर रहने वाले लोगों का स्टडी है। यह सिर्फ मैप्स या कंट्रीज याद करने का सब्जेक्ट नहीं है। जियोग्राफी हमें यह समझाती है कि कौन सी चीज़ कहाँ है, वहाँ ही क्यों है और उस जगह का लोगों की लाइफ पर क्या असर पड़ता है। इसमें हम अर्थ के फिजिकल फीचर्स जैसे माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेन्स, डिजर्ट्स और ओशियंस के बारे में पढ़ते हैं। साथ ही यह भी समझते हैं कि इंसान इन नेचुरल फीचर्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। जियोग्राफी हमें यह भी सिखाती है कि दुनिया की हर जगह एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे इंडिया का लंबा कोस्ट लाइन सिर्फ एक जियोग्राफिकल फीचर नहीं है। इसी कोस्ट लाइन की वजह से पुराने समय से इंडिया का अफ्रीका, यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया के साथ ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज होता रहा। इस वजह से इंडिया दुनिया के इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर्स में से एक बना। अब सवाल आता है कि जियोग्राफी को पढ़ते कैसे हैं। इसके लिए जियोग्राफर्स कई इंटरेस्टिंग टूल्स का यूज करते हैं, जैसे मैप्स, ग्लोब्स, एटलस, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इन्फोग्राफिक्स और कई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। इन टूल्स की मदद से हमें लोकेशन समझने, डिस्टेंस मेजर करने और अर्थ को अच्छी तरह एक्सप्लोर करने में हेल्प मिलती है। आने वाले चैप्टर्स में हम जानेंगे कि अर्थ की सरफेस कैसे बनी, माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स जैसे लैंडफॉर्म्स कैसे डेवलप हुए। हम एटमॉस्फेयर, वेदर और क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। ओशियन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, दुनिया के अलग अलग बायोमासेस को समझेंगे। साथ ही हम इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व्स, मॉडर्न जियोस्पेटियल टेक्नोलॉजी जैसे GIS, इंडिया और दुनिया के अलग अलग रीजन्स की लाइफ और कई जियोग्राफिकल और सोशो इकोनॉमिक इश्यूज़ को भी एक्सप्लोर करेंगे। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। बहुत से स्टूडेंट को लगता है कि हिस्ट्री का मतलब सिर्फ डेट्स याद करना और किंग्स के नाम याद रखना होता है, लेकिन असल में हिस्ट्री इससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सिंपल वर्ड्स में हिस्ट्री ह्यूमन के पास्ट का स्टडी है। यह हमें बताती है कि पुराने समय में लोग कैसे रहते थे, उनकी सोसाइटी कैसी थी, उनकी ट्रेडिशंस और वैल्यूज़ क्या थी और समय के साथ दुनिया में कैसे कैसे बदलाव आए। इंडिया में प्राचीन समय से ही अपनी हिस्ट्री और कल्चर को संभाल कर रखने की एक खास परंपरा रही है, जिसे इतिहास पुराना ट्रेडिशन कहा जाता है। इस ट्रेडिशन में कहानियों के जरिए सिर्फ हिस्टोरिकल इवेंट्स ही नहीं बताए जाते थे, बल्कि उनसे जुड़े मोरल वैल्यूज़ और लाइफ लेसन्स भी अगली जनरेशन तक पहुंचाई जाती थी। इसी वजह से लोग अपनी पहचान और कल्चरल हेरिटेज को समझ पाते थे। लेकिन आज की मॉडर्न हिस्ट्री सिर्फ कहानियों पर डिपेंड नहीं करती। आज हिस्टोरियंस हर बात को एविडेंस यानी सबूतों के बेसिस पर प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए वो आर्कियोलॉजी, कार्बन डेटिंग, ह्यूमन जेनेटिक्स और दूसरी साइंटिफिक टेक्निक्स का यूज करते हैं, ताकि पास्ट की घटनाओं का सही टाइम और उनकी सच्चाई का पता लगाया जा सके। हिस्ट्री को समझने के लिए हिस्टोरियंस कई तरह के सोर्सेज का यूज करते हैं, जैसे पुराने ट्रेवलोग्यूज, मेमोयर्स, लेटर्स, जेनेलॉजिकल रिकॉर्ड्स, फोल्कलोर, ओरल ट्रेडिशंस और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। इसके अलावा मोन्यूमेंट्स, फोर्ट्स, टेम्पल्स, एंशिएंट बिल्डिंग्स, क्वाइंस, पोएट्री, स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स जैसे फिजिकल रिमेन्स को आर्कियोलॉजिकल सोर्स कहा जाता है। इनके साइंटिफिक एनालिसिस करके हिस्टोरियंस पास्ट के बारे में बहुत सी इंपॉर्टेंट जानकारी हासिल करते हैं। क्लास 9th और 10th में हम अर्ली ह्यूमन से लेकर मॉडर्न इंडिया तक की हिस्ट्री पढ़ेंगे। इसके साथ ही हम ग्रीसो रोमन सिविलाइजेशन, रेनेसेंस, रिफॉर्मेशन, इनलाइटमेंट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कॉलोनियलिज्म और दुनिया भर के फ्रीडम मूवमेंट्स के बारे में भी जानेंगे। अब बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की। जब भी हम पॉलिटिक्स शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में इलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स की इमेज आती है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस सिर्फ इतना ही नहीं है। सिंपल वर्ड्स में पॉलिटिकल साइंस गवर्नेंस का स्टडी है। यह हमें बताती है कि देश कैसे चलाया जाता है, पावर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है, डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कैसे बनाई और इम्प्लीमेंट की जाती है। इस सब्जेक्ट में हम कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट, स्टेट इंस्टीट्यूशन, डेमोक्रेसी, इलेक्शन, फॉरेन पॉलिसी, सोशल मूवमेंट्स और नेशनल बिल्डिंग्स जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ते हैं। लेकिन पॉलिटिकल साइंस सिर्फ पार्लियामेंट या गवर्नमेंट ऑफिसेज तक ही सीमित नहीं है, यह हमारी डेली लाइफ से भी जुड़ी हुई है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है पंचायत राज सिस्टम। इंडिया के गाँव में पंचायत राज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम है जहां गांव के लोग अपने एरिया के डेवलपमेंट से जुड़े डिसीजंस लेने में हिस्सा लेते हैं। इससे पता चलता है कि डेमोक्रेसी सिर्फ दिल्ली या स्टेट कैपिटल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि गांव के हर नागरिक तक पहुंचती है। भारत में पॉलिटिक्स का स्टडी बहुत ही प्राचीन समय से होता आ रहा है। उस वक्त पॉलिटिक्स को अलग सब्जेक्ट नहीं माना जाता था। इसे धर्म यानी मोरल ड्यूटी, अर्थ यानी इकोनॉमिक वेलबींग
और राजधर्मा यानी रूलर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ जोड़कर देखा जाता था। हमारे प्राचीन ग्रंथ जैसे वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत और शुक्र नीति में जस्टिस, गवर्नेंस, सोशल ऑर्डर और रूलर्स के ड्यूटीज़ के बारे में विस्तार से बताया गया है। इन सभी ग्रंथों में अर्थशास्त्र, जिसे कौटिल्य ने लिखा था, सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसमें बताया गया है कि एक स्टेट को कैसे चलाया जाना चाहिए, टैक्स कैसे कलेक्ट होना चाहिए, आर्मी कैसे काम करे और रूलर का सबसे बड़ा फर्ज प्रजा की भलाई कैसे सुनिश्चित करना है। आज भी यह सोच हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में दिखाई देती है। पंचायत राज जैसे इंस्टीट्यूशंस इसी बात का उदाहरण है कि लोगों की पार्टिसिपेशन और लोकल गवर्नेंस कितनी इम्पोर्टेंट है। क्लास 9th और 10th में पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम डेमोक्रेसी, इलेक्शंस, ऑथोरिटी, सिविल सोसाइटी, गवर्नेंस, पब्लिक पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी और उनसे जुड़ी चैलेंजेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन पॉलिटिकल साइंस को सच में समझने के लिए सिर्फ किताब पढ़ना काफ़ी नहीं है। हमें आसपास के होने वाले पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करना होगा, न्यूज़ और करंट अफेयर्स को समझना होगा और देखना होगा कि पॉलिटिक्स हमारी डेली लाइफ को किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है। अब आते हैं इकोनॉमिक्स पर। बहुत से स्टूडेंट को लगता है कि इकोनॉमिक्स का मतलब सिर्फ पैसा, बैंक और मार्केट होता है, लेकिन असल में इकोनॉमिक्स इससे कहीं ज़्यादा बड़ी और इंटरेस्टिंग फील्ड है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो इकोनॉमिक्स ये स्टडी कराती है कि लोग और सोसाइटी अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अपनी ज़रूरतों को कैसे पूरा करते हैं। यह हमें बताती है कि गुड्स और सर्विसेज कैसे प्रोड्यूस होते हैं, मार्केट तक कैसे पहुँचते हैं और लोगों तक कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। सोचिए, आप जो खाना खाते हैं, जो कपड़े पहनते हैं या जिस मोबाइल का आप यूज करते हैं, उन सब के पीछे एक पूरा इकोनॉमिक सिस्टम काम करता है। फार्मर्स अनाज उगाते हैं, फैक्ट्रीज प्रोडक्ट्स बनाती है, ट्रांसपोर्ट कंपनी उन्हें मार्केट तक पहुंचाती है और शॉपकीपर्स उन्हें कस्टमर्स को बेचते हैं। यह पूरी प्रोसेस इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। इकोनॉमिक्स सिर्फ कंज्यूमर्स के बारे में ही नहीं बताती, बल्कि प्रोड्यूसर्स और गवर्नमेंट के डिसीजंस को भी समझाती है। कंज्यूमर्स डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या खरीदना है, प्रोड्यूसर्स डिसाइड करते हैं कि क्या और कितना प्रोड्यूस करना है और गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ बनाती है जिससे इकोनॉमिक ग्रो करे, प्राइजेज स्टेबल रहें और डेवलपमेंट का फ़ायदा सोसाइटी के हर सेक्शन तक पहुंचे। इसलिए इकोनॉमिक्स सिर्फ नंबर्स, मनी और मार्केट का सब्जेक्ट नहीं है, यह वेलबींग, इक्वालिटी और जस्टिस के बारे में भी बात करती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारा देश कई सेंचुरीज तक दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज़ में से एक था। इंडिया ट्रेड, इंडस्ट्रीज़ और मैरीटाइम एक्टिविटीज़ का एक इम्पोर्टेंट सेंटर माना जाता था। लेकिन कॉलोनियल रूल के दौरान हमारी इकोनॉमी को बहुत नुकसान हुआ, गरीबी बढ़ी, कई बार भयानक फेमाइंस आए और बहुत सी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ धीरे धीरे ख़त्म हो गईं। 1947 में आज़ादी के बाद इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को दोबारा मजबूत करने की शुरुआत की। पिछले कुछ डेकेड्स में इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रीज़ के फील्ड में काफ़ी प्रोग्रेस की है। गरीबी में कमी आई है, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है और देश की इकोनॉमिक भी तेज़ी से ग्रो हुई है। लेकिन आज भी हमारे सामने कई चैलेंजेज हैं। सभी लोगों की इनकम बढ़ाना, एम्प्लॉयमेंट के नए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना और डेवलपमेंट के फ़ायदा सोसाइटी के हर व्यक्ति तक पहुंचाना अभी भी एक बड़ा गोल है। इसलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट आज भी इंडिया के सबसे इम्पोर्टेंट नेशनल गोल्स में से एक है। इकोनॉमिक्स को समझने से हमें पता चलता है कि रिसोर्सेज का यूज किस तरह किया जाए ताकि आज की ज़रूरतें भी पूरी हों और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी रिसोर्सेज बची रहें। इसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। क्लास 9th और 10th में हम इंडियन इकोनॉमी की बेसिक कंसेप्ट, मार्केट एंड प्राइजेस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इंटरनेशनल ट्रेड और यूनियन बजट जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे। इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आप समझ पाएंगे कि इकोनॉमिक्स के डिसीजन सिर्फ पैसे तक ही सीमित नहीं होते, बल्कि वो हर व्यक्ति, हर कम्युनिटी और पूरे देश की प्रोग्रेस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। यानी इकोनॉमिक्स हमें सिर्फ पैसा कमाना नहीं सिखाती, बल्कि रिसोर्सेज का सही, फेयर और रिस्पॉन्सिबल इस्तेमाल करना भी सिखाती है। वाई शुड वी स्टडी सोशल साइंस? अब तक हमने समझा कि सोशल साइंस क्या है और इसके अलग अलग सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं। लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, आखिर सोशल साइंस पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा होता है? इसका जवाब हमारी रोज़ की ज़िंदगी में छुपा हुआ है। जिस घर में आप रहते हैं, जिस पानी का आप इस्तेमाल करते हैं, जिन रोड्स पर आप सफ़र करते हैं, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं, जिन मार्केट्स में आप शॉपिंग करते हैं और यहाँ तक कि इंटरनेट और डिजिटल ऐप्स का यूज करते हैं, यह सब सोसाइटी के बनाए हुए सिस्टम का हिस्सा है। सोशल साइंस हमें समझाती है कि यह सिस्टम कैसे बने, कैसे काम करते हैं और इनका अलग अलग लोगों की लाइफ पर क्या असर पड़ता है।
आपने भी नोटिस किया होगा कि हमारे देश में लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग कॉस्ट्यूम्स फॉलो करते हैं, अलग अलग ऑक्यूपेशन में काम करते हैं। सोशल साइंस हमें बताती है कि यह डिफरेंसेस किसी एक वजह से नहीं बल्कि जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और इकोनॉमी जैसे फैक्टर्स की वजह से पैदा हुए हैं। लेकिन इन सभी डिफरेंसेस के बावजूद इंडिया की कल्चर और यूनिटी सबको जोड़ कर रखती है। डेमोक्रेसी में हर सिटीजन का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, राइट्स और ड्यूटी समझते हैं तब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी अच्छी तरह निभा पाते हैं। इसके साथ ही सोशल साइंस हमें हर प्रॉब्लम को समझदारी से देखना सिखाती है, चाहे बात इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, पब्लिक हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, अर्बनाइजेशन या किसी और सोशल इशू की हो। सोशल साइंस हमें सिखाती है कि किसी भी प्रॉब्लम पर बिना सोचे समझे ओपिनियन बनाने के बजाय उसके कॉज, इफेक्ट और पॉसिबल सॉल्यूशन को लॉजिकली एनालाइज करें। यही हैबिट हमें एक थॉटफुल और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सोशल साइंस हमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को एक दूसरे से जोड़ना सिखाती है। जब हम समझते हैं कि पास्ट के डिसीजंस ने हमारे प्रेजेंट को कैसे शेप किया, तब हम फ्यूचर के लिए और बेहतर डिसीजंस ले पाते हैं। द फ्यूचर ऑफ सोशल साइंस। दोस्तों, दुनिया हर दिन बहुत तेजी से बढ़ रही है। नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, शहर तेजी से बढ़ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज जैसे इन्वायरमेंटल चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर रहे हैं और पूरी दुनिया पहले से कहीं ज़्यादा कनेक्टेड हो चुकी है। ऐसी बदलती हुई दुनिया को समझने के लिए सिर्फ इन्फॉर्मेशन होना काफ़ी नहीं है, हमें ऑब्जर्व करना, सही क्वेश्चंस पूछना, एविडेंस को समझना और अलग अलग चीज़ों के बीच के कनेक्शन को पहचानना भी आना चाहिए। और यही सब स्किल्स हमें सोशल साइंस सिखाती है। आने वाले समय में सोशल साइंस और भी इम्पोर्टेंट होने वाली है। यह हमें क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सोशल हार्मनी और रिसोर्सेज के फेयर यूज जैसे बड़े बड़े इश्यूज को समझने और उनके सॉल्यूशंस ढूंढने में मदद करेगी। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरी नई टेक्नोलॉजी का रिस्पॉन्सिबल यूज कैसे किया जाए और चेंजिंग सिचुएशन के हिसाब से सोसाइटी खुद को कैसे एडेप्ट करे, यह समझने में भी सोशल साइंस का बहुत बड़ा रोल होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सोशल साइंस हमें सिर्फ दुनिया को समझना ही नहीं सिखाती बल्कि हमें एक अवेयर, रिस्पॉन्सिबल और थॉटफुल सिटीजन भी बनाती है। यह हमारे अंदर नेशनल यूनिटी की फीलिंग को मजबूत करती है और साथ ही हमें अपनी रिच कल्चरल ट्रेडिशन और वैल्यूज से भी जोड़ कर रखती है। इसलिए सोशल साइंस की पढ़ाई सिर्फ एक सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं, यह एक सफ़र है। एक ऐसा सफ़र जहाँ हम समझते हैं कि सोसाइटी कैसे बनी, आज कैसे काम करती है और भविष्य में इसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस चैप्टर का सफ़र यहीं समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं अगले चैप्टर में एक और नई और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।